21वीं सदी, तारीख 15 मार्च 2022। और ऐसे वक्त में जब देश विश्व गुरु कहलाता है, दुनिया के सामने विकास के दम पर सबसे बड़ी शक्ति बनने के रास्ते पर चल रहा हो, हम और देश हिजाब पर बात कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देश के सामूहिक सपने को साकार करने के लिए जरूरी है एजुकेशन, यानी किताब। पर चर्चा में है हिजाब। लंबी चौड़ी बहसों और प्रदर्शनों के बाद फिलहाल हाईकोर्ट का फैसला आया है। हालांकि यह फाइनल फैसला नहीं होगा क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा ही, लेकिन जो इस वक्त स्थिति है उसके हिसाब से कर्नाटक में शिक्षा के मंदिर में यूनिफॉर्म को ही जरूरी माना गया है। इसके क्या इंप्लीकेशंस है, आज चर्चा इसी पर। पहले यह रिपोर्ट। स्कूल कॉलेजों में हिजाब की इजाजत नहीं। कर्नाटक हाईकोर्ट का हिजाब विवाद पर अहम फैसला। Hijab forms part of Islamic faith, that is, whether it was an essential religious practice. Court has held, accepting the contention of the state, that it is not part of ERP. हिजाब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं। 1% अगर मान भी लिया जाए कि ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, तो क्या ये राइट ऑफ चॉइस नहीं? क्या ये हमारे फंडामेंटल राइट नहीं? हाईकोर्ट ने कहा छात्र स्कूल ड्रेस पहनने से इनकार नहीं कर सकते। हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत। ऐसे तो कोई भी कुछ भी यूनिफॉर्म पहन के आते, फिर स्कूल की यूनिफॉर्म तो रहेगी नहीं। पता कैसे चलेगा कि स्कूल के स्टूडेंट है या नहीं है? इसलिए जो कोर्ट ने फैसला लिया वो एकदम सही है। बीजेपी ने कहा हाईकोर्ट का फैसला स्वागत योग्य। 100% सही है और हम तो उसकी सम्मान भी करते हैं और सबसे भी निवेदन करते हैं कि न्यायालय के इस फैसले को शिरोधार्य करें। कांग्रेस ने कहा बीजेपी बेवजह मुद्दों को क्रिएट करने का कर रही है काम। भारतीय जनता पार्टी बेवजह मुद्दों को क्रिएट करके और उनका वर्टिकल डिवीजन करना चाहती है। हिजाब नहीं, शिक्षा जरूरी। एकदम साफ है और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। राजेंद्र मेघवाल जी कांग्रेस नेता हैं, मुराद अली जी बीजेपी नेता हैं और अर्चना शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। राजेंद्र मेघवाल जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। ये जो कांग्रेस का कहना है, मतलब हमने सुना ना अभी प्रताप सिंह खाचरियावास जी को कि बीजेपी बेवजह मुद्दे को क्रिएट कर रही है। इस मुद्दे की शुरुआत में आप जाइए और बताइए वहां बीजेपी कहां थी? देखिए स्वप्निल जी, जहाँ तक इस देश के अंदर जो मुद्दों को जिस तरीके से धार्मिक रंग या सांप्रदायिक रंग दिया जाता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उसके ओरिजिन में आपको भाजपा या संघ परिवार कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा। आप अगर देखना चाहें तो आपको बखूबी नजर आएगा। और मैं फिर बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे शिक्षा के मंदिर हैं उनको धर्म की प्रयोगशालाएं नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है और उसको, और जब दुनिया के एवरेज में हम देखते हैं महिलाओं की स्थिति, तो हमारे यहाँ पे शिक्षा की स्थिति, सुनिए मेरी बात सुनिए। शिक्षा एक मौलिक अधिकार है और शिक्षा के अधिकार को देने के लिए हमें ये छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना पड़ेगा। इस देश के अंदर बालिकाओं के लिए सबसे पहले स्कूल 1848 में सावित्रीबाई फुले ने और फातिमा शेख जी ने खोला। आप देखिए उन दोनों महिलाओं की तस्वीर आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। उन दोनों महिलाओं की वेशभूषा से आपको अंदाजा लगेगा कि वेशभूषा कहीं पे भी शिक्षा के अंदर अड़चन नहीं है। जब देश आजाद हुआ और कांग्रेस ने सत्ता संभाली और यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट आया, तब कांग्रेस पूरी ताकत में थी। वो जानती थी यूनिफॉर्म का मकसद यह है कि सारे बच्चे एक जैसा फील करें। अगर किसी ने अलग दिखने की, अलग फील देने की कोशिश की तो उसे रोका गया। तो इसमें बेवजह का मुद्दा कहां है आपके लिए? ये तो क्लियरेंस है ना संविधान का। आपको यहां पर दो सुनिए स्वप्निल जी, आपको यहां पर दो बेसिक फर्क समझने की जरूरत होगी। हमारे यहां पे पूरे देश के अंदर कॉन्वेंट स्कूल भी है, कॉन्वेंट एजुकेशन भी है, कॉन्वेंट के वो भी है। आपने देखा होगा कि उनको शिक्षा देने वाली जो महिलाएं हैं या नन्स हैं, उनकी वेशभूषा क्या होती है, उस पर आज तक किसी ने ऐतराज नहीं किया। या दूसरे हमारे जो एक बात बताइए, शिक्षण संस्थान नहीं, पर उन्हीं स्कूलों में स्टाफ की तो वेशभूषा होती है।
उन्हीं स्कूलों में स्टाफ की तो वेशभूषा होती होती है है ना। आपने तो किस अगर- जगह सुना है कि अगर टीचिंग वहां- प्रोफेशन में सुनिए, शिक्षकों सुनिए। का कोई यूनिफॉर्म होता है? मैं आपको नहीं, टीचिंग प्रोफेशन में शिक्षकों का यूनिफॉर्म होने लगा है अब भी। और मैं आपको यह बता दूं कि भाई साड़ी हमारे यहाँ पे जैसे ये एक वेशभूषा है, वैसे सलवार सूट एक वेशभूषा है। स्कूल में बच्चियों को स्कर्ट और ये शर्ट पहनने की परमिशन होती है। तो ये तमाम चीजें हैं। देखिए सहूलियत के हिसाब से आप इस चीज को देखिए, अगर इन चीजों को हम तूल देंगे तो हमारी जो महिला शिक्षा है या महिला साक्षरता है वो कहीं गौण हो जाएगी। आपको यहाँ पर ये बेसिक फर्क समझना होगा। इसीलिए और मैंने हम- ओपनिंग में इस हम बात जो को narrative जोड़ा था आज की तारीख राजेंद्र में जी। जो सेट आप जो कह रहे हैं इस बात को मैंने ओपनिंग में जोड़ा था और मैंने ये कहा था कि बात किताब पर होनी चाहिए थी, एजुकेशन पर होनी चाहिए थी, लेकिन ये मसला बढ़ा। बयान आपकी तरफ से भी आए और बीजेपी की तरफ से भी नपे तुले आए, क्योंकि केंद्र में वो थे, वो खुलकर फ्रंट पर खेल नहीं पाए। मुराद अली जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप खुलकर फ्रंट पर खेल नहीं पाए, दिल महसूस कर रह गए होंगे, क्योंकि खेलना तो आप खूब चाहते होंगे। बात खेल की है ही नहीं स्वप्निल जी। ये खेल तो जो है कांग्रेस का पुराना हथियार रहा है, फूट डालो राज करो। ये कांग्रेस के लोग किसी न किसी बात पे सिर्फ और तो सिर्फ मुराद अली जी, मुद्दा मेरा भी ढूंढते हैं आपसे किस सवाल ये है मुद्दे कि ये पर- घटना जब शुरू हुई थी वहां पर जाइए और बताइए वहां कांग्रेस कहां थी? नहीं, आप मुझे एक चीज बताइए, कांग्रेस के राज में क्या कांग्रेस सरकार में थी तो कांग्रेस को उस वक्त ये समझ में नहीं आया कि ड्रेस कोड में अगर कोई अमेंडमेंट करना था तो कांग्रेस कर देती? अगर इनको हिजाब से इतनी मोहब्बत है और हिजाब के और इस पे इनका इतना नहीं, पर अपने बिलीफ को लेकर कोर्ट जाने का अधिकार तो सबको है। तो इनको करना चाहिए था उस वक्त। आप देखिए, सुनिए भाई, स्वप्निल सरकार जी, के मैं फैसले बताऊं, के खिलाफ क्या राजस्थान कोई सरकार व्यक्ति या में कोई अशोक इंसान या गहलोत कोई जी के राज संस्थान में या अशोक कोई भी गहलोत जी के राज छात्र में कोर्ट नहीं जा राजस्थान सकता सरकार में क्या? कांग्रेस की सरकार थी जी। मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी प्रदेश सरकार के फैसले के खिलाफ क्या किसी भी धड़े को कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है? देखिए, ऐसा है, हमारे यहाँ एक फैशन हो गया, हमारे यहाँ फैशन हो गया ड्रेस कोड की बात करना। इन्हें ऐसा लगता है कि ये कोई मुद्दा है। हमें इसको मुद्दा नहीं बनाना है स्वप्निल जी, ये मुद्दा नहीं है हमारे लिए। बिल्कुल एजुकेशन जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अशोक गहलोत जी की सरकार राजस्थान में रहती है और वहां पर ये आंगनबाड़ी वर्कर्स की ड्रेस तय करते हैं। उस वक्त इन्हें ख्याल नहीं आता है सलवार सूट का। आज ये राजेंद्र जी कह रहे हैं कि साहब सलवार सूट पहने चाहे साड़ी पहने, आप अपने परिपत्र को उठा के देखिए। आपने कहा कि नहीं मैं एक बात बताऊं मुराद अली जी, प्रदेश की सियासत ने अगर बच्चों और परिजनों को कुछ सिखाया है तो वो ये सिखाया है कि यूनिफॉर्म जरूरी है और यूनिफॉर्म का कलर तो और भी ज्यादा जरूरी है। या तो हम तय करेंगे या वो तय करेंगे। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। अब मैं हूं, इसीलिए स्वप्निल जी, आपसे मैं कह आपकी रहा हूं बात कि से जिस सहमत हूं। समय भारतीय कर्नाटक जनता में ये पार्टी- स्थिति बिगड़ रही थी, ये सबका साथ का दावा करने वाली पार्टी भी तो किसी को जाके समझा सकती थी, क्यों नहीं समझा पाई? नहीं, हमने अपील भी की है। भारतीय जनता पार्टी का ये स्पष्ट रुख रहा है। मैं बताऊं आपको कि शिक्षा के मंदिर में समानता का बिल्कुल दिखावा भी हो, दिखना भी चाहिए और दिखे भी। हमें शिक्षा के उसमें राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं इनको अब तो कम से कम बंद कर देनी चाहिए कांग्रेस को गंदी राजनीति। ये मैंने देखा है राजनीतिक दलों को इस विषय पर कि शिक्षा के मंदिर पर राजनीति नहीं करना चाहिए, लेकिन जमकर सिर्फ सियासत करते देखा है हम सब ने, और समय समय पर देखा, इसके अलावा कुछ और होते हमने देखा नहीं है। लेकिन अब ठीक है, मेमुना जी समन्वयक है मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन की, मेरे साथ जुड़ रही हैं। मेमुना जी, आपका भी स्वागत करता हूं न्यूज 18 राजस्थान पर। देखिए, चर्चा ये होनी चाहिए थी कि क्या सारी मुस्लिम लड़कियां स्कूल जा पा रही हैं, लेकिन नहीं। चर्चा का विषय क्या बना? मुस्लिम लड़कियों का हिजाब, है ना। अब आज हाईकोर्ट ने कुछ क्लियरेंस किया है, तो क्या आपको लगता है ये जो हिजाब दिवस मनाया गया या सड़कों पर रैलियां हुई वो बेवजह की थी? देखिए, कोई भी चीज़ बेवजह की नहीं होती है। हर इंसान को यहाँ पर संविधान के हिसाब से अपने अधिकार की बात करने का हक है और हर किसी को अपनी बात रखने का हक है। और मैं इस पे पहले भी डिबेट कर चुकी हूँ और मैंने यही कहा कि मनसब भी इन्हीं का, हाकिम भी इन्हीं के, तो फैसला भी इन्हीं का होगा। इसमें कोई ताज्जुब नहीं है कि अगर याचिका खारिज हो गई तो भरोसा नहीं कर कोई पा रही है, ताज्जुब था ही संविधान नहीं। पे या कोर्ट पर? नहीं सर, अभी तो संविधान पे नहीं, संविधान पे तो पूरा यकीन है। संविधान है तो आज हम यहाँ बैठे हैं सर। हम तो कोर्ट की, मैं तो कोर्ट की बात कर रही हूँ। कोर्ट एक ऐसी जगह है कि पूरी आम जनता का विश्वास कोर्ट पे होता था। और आप मीडिया से मुझसे बेहतर आप जानते हैं, इन कुछ सालों में कोर्ट से भी जनता का विश्वास उठता चला जा रहा है। नहीं, लेकिन मेमुना जी मेरी बात सुनिए।
जो याचिकाकर्ता थे वो अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ही तो कोर्ट के मैदान में उतरे और वो अपनी दलील, अपनी बात ही साबित नहीं कर पाए। जी बिल्कुल उतरे, है ना, वो अपनी बात, अपनी दलील ही साबित नहीं कर पाए। सिंपल सा फंडा है। सर नहीं सर, दलील साबित करने का मौका इतना मिला कहां उनको। और दूसरी बात ये कि आप ये बताइए कि आपको ये विश्वास है कि वो अपनी दलील को साबित भी कर देते तो क्या कोर्ट उन्हीं के हक में फैसला करती? अभी तक इतने फैसले हो रहे हैं, मैं किसी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करती हूँ, जितने भी कोर्ट में आजकल फैसले हो रहे हैं, कि आपको लगता नहीं है कि वो एक ही पक्ष में जा रहे हैं फैसले? मुझे नहीं पता आप किस स्टैंड से देख रही हैं मेमुना जी, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कई चीजों में केंद्र सरकार को घेरते भी देखा है हमने, और आज नहीं सदियों से हमने देखा है। कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट से फटकारें सुनी है और भाजपा भी सुप्रीम कोर्ट से फटकारें सुन रही है, खासकर इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज में। तो कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग में कमी आ रही होगी, हो सकता है। कोर्ट जब ये कह रही है कि हिजाब इस्लाम में नहीं है, तो किसी को सिर्फ कागज ही तो दिखाने दे कि ये रहा इस्लाम और इसमें देख लीजिए है। बिल्कुल सर, कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है ना कि ये धर्म की आस्था नहीं है, ये ही फैसला सबसे बड़ा गलत है। कुरान में पर्दे का जिक्र है, कुरान में सर ढकने का औरत के जिक्र है, ये बाल जो हैं ये आसमान के नीचे खुले नहीं रहने चाहिए, ये बाकायदा हदीसों में पूरे ग्रंथों में मौजूद है। नहीं, लेकिन क्या हिजाब शब्द मौजूद है? पर वो लोग क्यों नहीं साबित कर पाए? मसला तो हिजाब बना ना, लेकिन क्या हिजाब शब्द मौजूद है? कह लीजिए, पर्दा कह लीजिए। देखिए सुनिए सर, ये सुनिए मेरी बात, पर्दा हम हिंदी में कह देते हैं और हिजाब हम उर्दू में कहते हैं, अरबी में इसका अलग वर्ड होगा, लेकिन वो वर्ड वहां पर मौजूद है। औरत को कहा गया है कि वो ऐसा लिबास पहने कि जिससे उसके जिस्म के वो पार्ट नुमाया ना हो, जिससे मर्द की नजर पड़े और वो उत्तेजित हो। ये लिखा हुआ है बाकायदा हर जगह, हर ग्रंथ में, हर हदीसों में। तो इस बात को तो मैं गलत साबित करती हूँ कोर्ट की, जो उन्होंने कहा कि धर्म की आस्था से लेकिन जो लोग वहां दलीलें दे रहे थे वो इस बात को गलत साबित नहीं कर पाए। लेकिन आप कोर्ट पर ही अब अगर भरोसा नहीं कर रही हैं तो मैं आगे आपके पास आऊंगा। अर्चना शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब देखिए, दो इम्प्लीकेशंस हैं जो मेरी समझ में आ रहे हैं। एक तो इस फैसले के बाद हो सकता है कि मुस्लिम बच्चियों की पढ़ाई में बहुत बड़ा रोड़ा खड़ा हो जाए, जो कि धर्म का रोड़ा होगा। और दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि वैसे ही ये विवाद इतना ज्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन है ऐसे वक्त में, जब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए थी कि हमारी मुस्लिम बेटियां पढ़ाई कर सकें, उनका रास्ता क्लियर हो, मुस्लिम लड़के पढ़ाई कर सकें, उनका रास्ता क्लियर हो, क्योंकि एजुकेशन उस वर्ग में कम है। सर मैं इस बात पे एक बात बोलना चाह रही हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। ठीक है, शॉर्ट में बोलिए, फिर मैं अर्चना जी से ले लूंगा। बोलिए, शॉर्ट में बोलिए। बोल पाऊं? हाँ। बिल्कुल मैं शॉर्ट में बोलूंगी, मैं बिल्कुल शॉर्ट में बोलूंगी। इस वक्त मुस्लिम समुदाय को यह समझना होगा कि चाल ये नहीं है कि हिजाब हटाया जाए। अगर चाल ये होती या नीति ये होती कि हिजाब हटाया जाए तो फिर ये लोग सड़कों पे उतरते और बुर्के वाली औरतों के हिजाबों को नोच डालते। नहीं तो फिर आपको क्या लगता है मेमुना जी, मुराद अली जी बैठे, मुराद अली जी बैठे, वो शायद उस चीज को वो नहीं देख पा रहे हैं जो आप देख ले रही हैं। क्यों मुराद अली जी, आप बताइए, आप कुछ। मुझे नहीं मालूम सर, मुझे तो साफ नजर आ रहा है कि ये मुस्लिम समुदाय को पढ़ने ही नहीं देना चाहते, पढ़ने ही नहीं देना। मैं सबसे पहले मेमुना जी की इस बात से बड़ा ऐतराज, 2 मिनट अर्चना जी, मैं बस आ रहा हूं कि इस देश की न्यायपालिका पे मेरी बड़ी बहन मेमुना जी, यकीन रखिए, न्यायपालिका का राजनीतिकरण कम से कम उसका तो राजनीतिकरण मत कीजिए। नहीं, लेकिन मुराद अली जी, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को नोट करें कि आपके सबका साथ के दावे की किस तरह से हवा निकल रही है। एक वर्ग आपके साथ आने को तैयार नहीं हो रहा है, उसके लिए आपको अपने भीतर झांकना पड़ेगा। अर्चना जी, आपने मेरा सवाल सुना था। अर्चना जी, अब 2 मिनट रुकिए दोनों आप। अर्चना जी बोलिए। बिल्कुल, मेरा ये कहना है, मुझे ये बिल्कुल ये कहना है कि ये जो मैडम बोल रही है, इसमें थोड़ा सा ये इंट्रोस्पेक्शन करें कि क्या हिजाब के साथ स्कूल जाके क्या महिलाएं आगे परेड में लीड कर सकती हैं? क्या वो हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन चला सकती हैं? क्या वो राफेल फाइटर हो सकती हैं, पायलट हो सकती हैं? ये सारे क्वेश्चंस हैं। आज के टाइम पर हिजाब जो पर्दा सिस्टम है, में देखिए मैम चला रही हैं। नहीं, लेकिन अर्चना जी देखिए, बहुत मैंने बीच में फिर बोलने की कोशिश की थी कि यूनिफॉर्म का मकसद ये था कि जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो रिलीजन और कास्ट से इतर, इकोनॉमिकल कंडीशन से इतर, इकोनॉमिकल स्टेटस से इतर एक साथ होने का भाव पैदा कर पाए। यही एक सिंपल कॉन्सेप्ट था यूनिफॉर्म का। हम उसे क्यों नकारना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल यूनिफॉर्म ड्रेस कोड है ये, जिसमें कि आज आप सोचिए, एक बच्चे हिजाब में जाएगी, दूसरी ट्यूनिक में आएगी, तीसरी पर्दे में आएगी, चौथी कोई और पहनकर आएगी, तो क्या वो एक यूनिफॉर्म ड्रेस कोड स्कूल में आ सकता है?
आज आप सोचिए, ये ना हम तो इसके लिए ये पर्दा सिस्टम के लिए भी बोलते हैं। ये जो महारानी गायत्री देवी स्कूल था, यहाँ पे बहुत ज्यादा पर्दा सिस्टम था जयपुर में तब, जो वो आई थी बंगाल से, काफी वेल एजुकेटेड थी। ये एक पूरी कहानी है समझने के लिए किस तरह से उन्होंने वो पर्दा सिस्टम को हटाया। उन्होंने पहले ये जो बस लॉन्च की बच्चों के लिए, वो भी पर्दा सिस्टम वाली थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने किस तरह से महिलाओं को सक्षम किया, अवेयर किया। आज वो वहां की जो बच्चियां निकल कर आ रही हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पर जा रही हैं। तो मैं ये इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आप वहां पर इस हिजाब के लिए लड़ रही हैं, तो आज से 50-60 साल पहले ये पर्दा सिस्टम के लिए भी यहाँ पर एक जंग लड़ी गई थी। वो बात अलग है कि वो इतना सेंसिटाइज नहीं हुआ इशू, क्योंकि समाज ने उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया। तो मेरा ये कहना है कि थोड़ा सा अगर हम अपने इन एंड अराउंड देखें, तो इस तरह के बहुत सारे आए हैं वाक्या। नहीं, दूसरा हम कई बार ये कोट होता है कि जिन कंट्रीज में बैन है वहां बैन है, वहां एक्सेप्टेबल है। बिल्कुल, हाँ, तो बहुत सारे ऐसे मुस्लिम कंट्रीज है जहां पर पर्दा सिस्टम, हिजाब इज नॉट मैंडेटरी। तो फिर ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है, यही समझ नहीं आता है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड नहीं है मैम। नहीं मेमुना जी, मैं आपके पास वापस जब आगे आऊंगा तब मैं आपसे यही सवाल ले लूंगा, तब आप रिएक्ट कीजिएगा। फिलहाल आप रुकिए, एक बार फिर मैं राजेंद्र जी आपके पास आना चाहता हूं। राजेंद्र मेघवाल जी, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने माना एक बारगी जो आरोप कांग्रेस बीजेपी पर लगा रही है, हो सकता है उसमें कुछ फैक्ट हो सकता है उसमें कुछ वजन हो। तो मैं ये कह रहा हूं, उस बात को आप कैश तो नहीं कर पा रहे। आप यूपी में देखिए, अगर ध्रुवीकरण हुआ भी तो लोग आपके साथ तो नहीं जुड़ पाए, मतलब आप तो आंसर नहीं है इनका। तो वहां पर आपको स्मार्ट होना चाहिए, आप कहां पर रुक गए? देखिए स्वप्निल जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा लोकतंत्र में विश्वास करती है और संवैधानिक संस्थानों का पूरा सम्मान करती है। कांग्रेस ने संविधान बनाया। जहां तक महिलाओं की स्थिति की बात है, तो इस देश में आजादी से पहले महिला साक्षरता दर क्या थी और आज महिला साक्षरता दर क्या है। जो भी शिक्षा के अंदर जो भी नवाचार हुए हैं महिला शिक्षा के नाम पर, मैंने आपको सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख जी का एग्जाम्पल दिया था। उनकी वेशभूषा आज भी इंटरनेट पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर वेशभूषा कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते थे कंफर्टेबल करते हैं, इसलिए आप खुलकर नहीं बोल पाते। अब देखिए, उससे करता हूं कि आप कहते हैं कि आप सेक्युलर हैं, ठीक है, हम मानते हैं कि आप सेक्युलर हैं, लेकिन मेरा पॉइंट यह है कि एक वक्त था जब शाहबानो प्रकरण आया और उसने आपके लिए बहुत हद तक गेम बदलने की स्थिति ला दी थी। सुनिए स्वप्निल जी, स्वप्निल जी मेरी बात सुनिए। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं कि नैरेटिव की बात हो रही है यहाँ पर। इश्यूज क्या है? बेसिकली इश्यूज है कि महिलाओं की साक्षरता क्या है, महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति क्या है, उनका कॉलेज में क्या स्थिति है, या अरे भाई, तो आप ये बताइए ना, ये यूनिफॉर्म वाला जो पैटर्न है, इंस्टीट्यूशंस को जो उनके निर्णय लेने का फ्रीडम है, ये भी तो संविधान में मेंशन्ड है। आप ये हिजाब में या उसमें, भाई सुनिए मेरी बात, देखिए प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहां पे यूनिफॉर्म तय है, जाइए, कोई गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहां पे भी तय है। जहां पर यूनिफॉर्म नहीं है, वहां पर जिस तरीके से माहौल बनाया गया, सवाल इस बात का है, समाज के अंदर अगर जाति को, धर्म को या महिलाओं की, पुरुषों की स्थिति को लेकर अगर भेदभाव किया जाएगा, तो ये देश किस तरफ जा रहा है? आपको इस बात पे सोचना पड़ेगा कि यहां पर स्थिति शिक्षा को लेकर होनी चाहिए, जबकि यहाँ लड़ाई नफरत का बीज बोया जा रहा है। सारी बहस शिक्षा पर और किताब पर होनी चाहिए थी, लेकिन अगर ये इशू आया तो क्या उसका कोई सलूशन आपके पास था? नहीं। क्या उसका कोई आंसर आपके पास था? नहीं। और आपने साइड तो लिया ना, चलिए डायरेक्ट नहीं लिया तो कपिल सिब्बल तो गए ना सुप्रीम कोर्ट। एक मिनट सुन लीजिए, शिक्षा के मंदिरों में बेटियों को शिक्षा लेने दीजिए, उसके बाद वो अपना तय कर लेंगी खुद। आप उनको स्कूल जाने से या कॉलेज जाने से रोकेंगे तो मुश्किल होगी। सवाल इस बात का है, आप उनको उनकी शिक्षा लेने दीजिए, उसके बाद में वो स्वतंत्र भाव से अपना। मुराद अली जी, मुझे एक बात समझाइए आप। अमूमन इस तरह के जो इश्यूज होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि किसी न किसी स्टेट के इलेक्शंस के आसपास आते हैं और उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट कहिए बीजेपी को जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि उस कॉलेज के कंपाउंड में जो एक घटना हो रही थी और वहां पर 2 धड़े थे, एक अकेली लड़की और एक धड़ा। वो धड़ा आपके नजदीक नजर आता है, हालांकि आपका हिस्सा नहीं है। ऐसा क्यों है? स्वप्निल जी, भारतीय जनता पार्टी भगवा शॉल का भी और हिजाब का भी ड्रेस कोड में बिल्कुल विरोध करती है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं करी कि ड्रेस कोड में भगवा शॉल को आप अलाउ कीजिए। हम ये कहते हैं ड्रेस कोड को खुदा के वास्ते ड्रेस कोड ही रखिए। लेकिन ये कांग्रेस का कल्चर है
इनके राज में साक्षरता प्रतिशत की बात करने वाले मेरे साथी जो बैठे हैं, इनसे पूछ लें। महिला, मैं आपके ड्रम में नहीं बोला राजेंद्र जी, मैं आपके ड्रम में नहीं बोला। आपके राज में महिलाओं का 1400। पर एक बात बताइए ना, इस पूरे प्रकरण में मुराद अली जी आपकी चुप्पी क्या सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी? मुसलमानों का खून बहा इन लोगों ने, और आज भी हथियार बना के स्कूल और कॉलेजों में बेच रहे हैं। अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। नहीं, 2 मिनट रुकिए, दोनों 2 मिनट रुकिए। मेमुना जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूँ। मेमुना जी, यूनिफॉर्म का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सबके बीच में समता का भाव रहे। हम अलग क्यों दिखना चाहते हैं? जी बिल्कुल। या हमारे बच्चों को हम किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अलग क्यों दिखाना चाहते हैं? नहीं सर, अलग कहाँ हुए? ऐसे तो फिर सिख समुदाय भी अलग नहीं, हो गया अपीयरेंस में, अपीयरेंस वाइज तो अलग होगा ना मैम। और दूसरा, जिन कंट्रीज में बैन है, ऐसा तो नहीं है कि वहां से मुस्लिम्स पलायन कर गए हो दूसरे कंट्रीज की ओर, नहीं, वहां पर एक्सेप्टेबल था। और ये बात तो सिर्फ ये है ना कि स्कूल के बाहर आपको जो फॉलो करना है कीजिए, स्कूल के अंदर नहीं। अरे सर, मेरी बात तो सुनिए ना। अब कर्नाटका की स्कूल की बच्चियों ने जो स्टेटमेंट दिए हैं कि हम क्लास में नहीं पहनते हैं, तो फिर वो क्लास में आके बुर्का उतार देती थी। एक हिजाब जो सर पे वो ढकती थी, वो भी यूनिफॉर्म के कलर का था। चलिए, मैं यूनिफॉर्म के ऊपर एतराज नहीं कर रही। यूनिफॉर्म अगर किसी स्कूल का ड्रेस कोड है तो मैं उसकी इज्जत करती हूँ, उसको मानती हूं, मैं उस पर कोई एतराज नहीं कर रही। मेरा सवाल तो ये है कि वो इलेक्शन के दौरान ही अचानक वो हिजाब का मुद्दा स्कूल वालों ने क्यों उठाया? जब से वो बच्चियां पढ़ रही थी तब से पूरे साल से वो सो रहे थे क्या? वो सवाल मैंने पूछा मुराद अली जी से, लेकिन कोई ठोस जवाब मुराद अली जी ने दिया नहीं। मुराद अली जी, मैं आपको एक बार फिर 15-20 सेकंड दे रहा हूं, अगर आप बता पाए कि आखिर क्यों इस तरह के मुद्दों की टाइमिंग किसी इलेक्शन के नजदीक ही नजर आती है? कुछ तो खास कारण होगा। ये कोई टाइमिंग नहीं है स्वप्निल जी, बिल्कुल टाइमिंग नहीं है। ये इनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, ये मिथ्या भ्रम फैलाया जा रहा है कि आप इस तरीके से ये और इनकी मानसिकता देख लीजिए भारत की न्यायपालिका से। ठीक है, मैं क्लोजिंग कमेंट लूंगा। अर्चना शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं चाहता हूं इस पूरी बहस का एक क्लोजिंग कमेंट दे, ये सोचते हुए कि सुप्रीम कोर्ट में तो जाना ही है ये मामला। बिल्कुल, इसमें बस मेरा इतना कहना है कि ये जो डिबेट हो रही है, मुझे लगता है ये फोकस ही गलत है। सबसे पहला जो हमारा एक एम एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, किस तरह से बहुत सारी हमारी मुस्लिम बहनें हैं जो एजुकेशन से आज भी डिप्राइव्ड है। वहां पर ऐसी सोसाइटी है, एजुकेशन लिटरेसी परसेंटेज बहुत डाउन है। मुझे लगता है हैंड होल्डिंग करके सबको, समाज का सबको एक साथ आगे लेके कैसे जाना है, इस पर विचार होना चाहिए। अब वो हिजाब में जाए, हिजाब के यानी किस तरह से यूनिफॉर्मिटी के साथ जाए, मुद्दा ये होना चाहिए। इस तरह के जो अपने रिलीजियस इश्यूज हैं, ये स्कूल में नहीं उठने चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी जो हम सेक्युलरिज्म, कल्चरल इंटीग्रिटी की बात करते हैं, कहीं ना कहीं उन महिलाओं के मन में ही कॉम्प्लेक्स आएगा। आज तक जिन्होंने हिजाब में दुनिया देखी है, जब वो बाहर जाकर एक नई दुनिया देखेंगी तो वो कदम से कदम मिलाकर आगे नहीं बढ़ पाएंगी। एक कॉम्प्लेक्स उनके अंदर हमेशा रहेगा। तो स्कूल एक नींव होती है, वो नींव जो हमें बनानी है वो स्ट्रॉन्ग बनानी है उन बच्चियों की। ठीक है, शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।